सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1 के बारे में, सॉरी 1.2 के बारे में। यार 1.1 तो हमने कब की कंप्लीट कर ली है, एक्सरसाइज 1.2 के बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए वन शॉर्ट वीडियो के अंदर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें यहाँ पे गिवन है, स्टे वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि हमें जो है बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो चलिए पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं भाई वो रियल नंबर होते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप तभी कर सकते हो जब आपको कॉन्सेप्ट पता है, और अगर नहीं पता है तो भाई जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, या फिर जो है प्लेलिस्ट चेक कर लो। क्लास 9 के नाम से प्लेलिस्ट है, क्लास 9 2024-25 बैच के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में आप पहले तो मुझे ये बताओ इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो आपको कि दीदू जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं दैट्स इरेशनल नंबर। अब मैं आपसे पूछूं कि रियल नंबर क्या होते हैं। तो रियल नंबर जो होते हैं दीदू वो क्या होते हैं, वो सम होते हैं रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का। क्या होता है वो, सम होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। यानी कि रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। लेकिन इसने यहाँ पर बोला कि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो भाई ऐसे तो होता है, जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो तो रियल नंबर होंगे ही सही। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। यहीं पर ऐसे ही तो होगा, इरेशनल नंबर रियल नंबर ही तो होंगे। यहाँ पर अगर रियल नंबर जो है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम है तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। सीधी सी बात है। अब देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमें बोला जा रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज इन नेचुरल नंबर। अब भाई यहाँ पे बात हो रही है नंबर लाइन की, और हमसे बोल रहा है कि जितने भी नंबर लाइन के ऊपर आपको नंबर्स दिखाई देते हैं ना, सारे के सारे रूट एम की फॉर्म में होते हैं। जहां पर रूट एम कोई सा भी नंबर आप ले लो तो सारे के सारे जो है रूट की फॉर्म में होते हैं। अब पहले मैं आपको नंबर लाइन बना के बताती हूँ, फिर आप मुझे खुद से बताना कि यहाँ पर आपको रूट की फॉर्म में नंबर्स दिख रहे हैं या फिर नहीं दिख रहे। ठीक है, तो नंबर लाइन में मिड में होता है 0, इस साइड होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, इस साइड होते हैं नेगेटिव नंबर्स। यहाँ पर आप मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सो ऑन चलता जाता है इन्फिनिटी तक, राइट। इधर होता है -1, -2, -3, -4, सो ऑन चलता जाता है नेगेटिव इन्फिनिटी तक। अब मुझे खुद से बताओ, तुम्हें यहाँ पे कहीं पे रूट दिख रहा है, रूट दिख रहा है कहीं पे, नहीं दिख रहा भाई। हमें तो रूट नहीं दिख रहा, हमें यहाँ पे रूट 1 नहीं दिख रहा, रूट 2 नहीं दिख रहा, रूट 3 नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। हमारी जो नंबर लाइन होती है इसके ऊपर जो नंबर्स होते हैं वो रूट की फॉर्म में नहीं होते। और अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट पता होगा तो आपको ये भी पता होगा कि जो रूट वाले नंबर्स होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, और इरेशनल नंबर्स को हम कभी भी डायरेक्टली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये जो है आपको पता होना चाहिए। तो हमेशा याद रखना कि इरेशनल नंबर जो है डायरेक्टली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट हमसे बोल रहा है कि एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। तो भाई होता है हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर। तो मैंने आपसे ऊपर ही बोला था कि जो रियल नंबर होता है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से बनता है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जितने भी रियल नंबर है वो इरेशनल ही होते हैं। तो भाई रेशनल नंबर क्या करेगा, जब सारे रियल नंबर इरेशनल ही हो जाएंगे तो फिर रेशनल नंबर क्या करेगा। तो इस कंडीशन में ये जो स्टेटमेंट है ये हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि जो रियल नंबर्स होते हैं वो रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमें यहाँ पे गिवन है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में सीधा सीधा बोल रहा है कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है, और अगर नहीं होता है तो हमें एक एग्जाम्पल दो एक ऐसे नंबर के स्क्वायर रूट का जो क्या हो, रेशनल नंबर हो। आ गई बात समझ में, नहीं आई तो क्वेश्चन को जब करेंगे तो अच्छे से आ जाएगी। तो चलिए पहले शुरू कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनके हर एक के स्क्वायर रूट जो होते हैं वो इरेशनल नहीं होते। एवरी इंटीजर स्क्वायर रूट इज नॉट इरेशनल। सबसे पहले तो ये लिखेंगे। अब क्यों नहीं होते वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो जैसे कि आप बोलो कि रूट 9 का रूट क्या होता है, रूट 9 किसका स्क्वायर रूट है ये मुझे बताओ।
तो आप बोलोगे दीदी +-3 का है, बच्चा बच्चा जानता है +-3 का है। रूट 16 किसका है? +-4 का है ना। और रूट 4 किसका है? +-2 का है। 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है? रूट 4 होता है ना। अब मुझे यहाँ पे बताओ, क्या ये नंबर इरेशनल है? क्या ये नंबर इरेशनल नंबर्स हैं? आप कहोगे नहीं दीदी इरेशनल तो नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर रूट नहीं लग रहा। मैंने आपको बोला था जिन भी नंबर्स के ऊपर रूट लगता है वो क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। लेकिन यहाँ पर इन नंबर्स के ऊपर तो रूट लग नहीं रहा, तो ये सब क्या है? ये सब है रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर्स हैं। आगे बात समझ में? ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको इरेशनल नंबर भी बताती हूँ। जैसे कि आप करो √2 का स्क्वायर रूट करो 2 का। 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 का स्क्वायर जो है √2 ही होता है। 2 का स्क्वायर रूट कुछ होता ही नहीं है। √3 का कर लो, √3 का स्क्वायर रूट क्या होगा? √3 ही होगा। √7 का कर लो या फिर √5 का कर लो, तो वही √7 या √5 ही होगा। तो ये सब क्या है? इन सभी नंबर्स के ऊपर क्या लग रहा है? रूट लग रहा है। सभी पॉजिटिव नंबर्स के ऊपर क्या लगा? रूट लगा। तो ये क्या है? ये है इरेशनल नंबर्स। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, यहाँ पर भी पॉजिटिव इंटीजर था। 9 क्या होता है? इंटीजर ही होता है कि नहीं होता भाई? पॉजिटिव इंटीजर किसे बोलते हैं? पहले तो मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में, इंटीजर किसे बोलते हैं? अब अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इंटीजर किसे बोलते हैं। देखो, इंटीजर होता है वो होता है इंटीजर की जो है जेड से हम डिनोट करते हैं, और ये होते हैं 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन चलता जाता है +-इन्फिनिटी तक। ये होते हैं इंटीजर। अब यहाँ पर मुझे बताओ 9 क्या है? 9 इंटीजर ही है ना। इस कंडीशन में क्या हो गया? 9 का स्क्वायर रूट +-3 हो गया। अब यहाँ पर ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। तो हमने ये देखा कि जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनके जो स्क्वायर रूट होते हैं वो रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अब एक छोटी सी पार्ट में आपको और भी बता देती हूँ। अब आप कहोगे दीदी आपने यहाँ पे +- क्यों लगा दिया? +- हमें अच्छा नहीं लग रहा। हमें तो बताओ कि यहाँ पे आपने +- लगाया कैसे? तो यहाँ पे देखो, +- मैंने क्यों लगाया वो मैं बताती हूँ। अगर मैं आपसे कहूं कि आप करो +3 का स्क्वायर करो, तो +3 का स्क्वायर क्या होगा? +3 का स्क्वायर होगा 9, यही होगा ना। +3 का स्क्वायर 9 होगा। अब मैं आपसे कहूं कि -3 का स्क्वायर कर दो, -3 का स्क्वायर कर दो, तो -3 का स्क्वायर क्या होगा? ये भी 9 होगा। अब मेरे बहुत से भाई बहन बोलेंगे दीदी -3 का स्क्वायर तो -9 होना चाहिए। तो देखो समझदार भाई बहनों, यहाँ पर होता क्या है? जिस भी नंबर के ऊपर जो है जो पावर हो वो इवन हो। जैसे कि यहाँ पर माइनस का नंबर है, इसके ऊपर पावर क्या है? इवन है। अब इवन क्या होता है भाई? तो इवन भी नहीं पता हमें, तो मैं बताती हूँ। देखो, जैसे कि 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये सब क्या है? इवन नंबर्स है। मतलब जो कि जो है 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, वो क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं। तो जितने भी नेगेटिव नंबर्स के ऊपर जो पावर है वो इवन होती है, तो वहाँ पर जो नेगेटिव जो पार्ट होता है वो खत्म हो जाता है, हमारे पास आ जाती है पॉजिटिव चीज़। यहाँ पर -3 की पावर 2 थी, मतलब इवन नंबर थी, तो यहाँ पर 2 से ये जो है खत्म हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। आगे बात समझ में? अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका रूट कर दो, अब आपसे पूछूं कि √9 की वैल्यू क्या होगी? अब आप मुझे बताओ, √9 की वैल्यू आपको होगी दीदी +3 होगी, +3। लेकिन यहाँ पर तो आपको दिख रहा है कि इस वाले रूट की वैल्यू पूछी है। अगर मैंने इस वाले रूट की वैल्यू पूछी होती तो फिर क्या बताते? फिर आप बताते -3। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं? +-3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? +-3, ताकि आपको जो लिखना है वो लिख लो। हमने तो आपको वैल्यू बता दी, हम यहाँ से जो है परे हो गए। आपको जो वाला आंसर राइट लगता है वो वाला आप चूज कर लो। ये हम कर देते हैं यहाँ पर, इसलिए हम क्या करते हैं? +-3 लगा देते हैं, और हम जो है बाकी की चीज़ों पर हम इतना गौर नहीं करते। +- क्यों लगाते हैं वो आपको पता चल गया। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है कि शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब मेरे भाई बहन बोलेंगे नहीं दी, ये तो क्वेश्चन ही गलत है। हमें पता है पूरा क्वेश्चन गलत है, क्योंकि आपने तो बोला था कि जो इरेशनल नंबर होते हैं वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं होते, और यहाँ पे √5 तो इरेशनल नंबर है। तो भाई क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन गलत है। एनसीईआरटी को बोलो क्वेश्चन चेंज करे, है ना। तो इतना कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है भाई। मैंने बोला था कि जो क्वेश्चन ही बोल रही हूँ मैं भी। मैंने बोला था कि जो आपके इरेशनल नंबर होते हैं वो डायरेक्टली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं होते, लेकिन इनडायरेक्टली तो हो सकते हैं। अब कैसे होंगे भाई? बाय पाइथागोरस थ्योरम से। अब ये पाइथागोरस थ्योरम कौन सी है भाई? नाम से जहरीली लग रही है। तो भाई ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ना, ये बहुत ज़्यादा सिंपल थ्योरम है। मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। सबसे पहले आप मुझे बताओ, आपको पता है ट्राइंगल क्या होता है?
और अगर आपको पता है तो ये मुझे बताओ कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। तो भाई राइट एंगल जो ट्राइंगल होता है दीदी, उसमें 90 डिग्री एंगल होता है। ये वाला जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है। अब इस 90 डिग्री एंगल वाले के सामने वाली जो साइड होती है, जो सबसे लंबी जो साइड होती है, वो क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। मैंने ओवरलाइन करके पूरा का पूरा ट्राइंगल बिगाड़ दिया। जो आपके 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेनस, है ना। और यहाँ पे जो नीचे होता है ना छोटू सा, ये बेस होता है। और ये जो खड़ी वाली साइड होती है ये होती है परपेंडिकुलर, जिसके ऊपर एंगल बना होता है वो होता है परपेंडिकुलर, जिसको हम बोलते हैं 90 डिग्री एंगल। ये चीज होती है। अब आपकी जो पाइथागोरस थ्योरम है वो बोलती है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस में बेस के स्क्वायर के। क्या बोला मैंने, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस में बेस के स्क्वायर के। आ गई यहाँ तक बात समझ में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर लेंगे क्या, 1। परपेंडिकुलर में यहाँ पे 1 लूंगी, बेस में यहाँ पे लूंगी 2। अब आपने दी 1 2 क्यों लिया, अब वो भी आपको आगे पता चलेगा, पहले आप यहाँ तक समझने की कोशिश करो। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ, यहाँ पे जगह 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और बेस का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है, पहले 2 का स्क्वायर लिख देते, बाद में बात करेंगे। अब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस में 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है भाई। यहाँ पर जगह 4, यहाँ पर आ जाएगा 4 + 1 5। अब यहाँ पर था हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब आपको एक चीज पता होगी, अगर नहीं पता है तो मैं अभी बता रही हूँ, याद रखना। जब भी हम स्क्वायर को इक्वल के दूसरी साइड भेजते हैं तो दूसरी साइड बन जाता है रूट। यार मैं बोलने में पता नहीं क्या हो रहा है, दूसरी साइड बन जाता है रूट, है ना। जब भी हम स्क्वायर को इक्वल के दूसरी साइड भेजते हैं तो हमारे पास आ जाता है रूट, ठीक है। रूट को इधर भेजेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो रूट आ जाएगा। दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टी चीज होती है। तो यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेनस क्या आ गया, √5 आ गया, और √5 भी तो मुझे लाना था, √5 भी तो लाना था, तो √5 आ गया। इसी वजह से मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर को 1 और बेस को 2 रखा था। अगर यहाँ पे कुछ और चीज होती तो मैं उसके हिसाब से जो है इन दोनों को चेंज कर देती, ठीक है। पहले ही मन में सोच लेना कि ऐसे कैलकुलेशन करने पर ये चीज आ जाएगी, ठीक है। नहीं होता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, अपने आप हो जाएगा। यहाँ पर हाइपोटेनस आ गया हमारे पास √5। अब यहाँ पर जो पाइथागोरस थ्योरम है उसका काम खत्म हो गया। अब हम बनाएंगे नंबर लाइन, क्योंकि √5 को हमने क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो हम बना देंगे नंबर लाइन। ये नंबर लाइन बना दी मैंने। यहाँ पर मानो आप क्या है, 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है, सो ऑन चलता जा रहा है, ठीक है। बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या बोला उसने, बेस है आपका 2, तो यहाँ पर हम 0 से चलेंगे 2 तक, 1 2, यहाँ पे 2 है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया हमारा क्या, बेस। क्या हो गया, बेस हो गया। अब क्या करेंगे दीदू, अब हम यहाँ पे बेस जहां पर है वहां पर हम बनाएंगे परपेंडिकुलर। तो एक परपेंडिकुलर बना दो, ये बन गया भाई परपेंडिकुलर। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, ये परपेंडिकुलर बन गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे, स्केल के ऊपर हम क्या करेंगे, कंपास से 1 जो इंच है वो नापेंगे। यहाँ पर 1 दिया है ना, तो 1 इंच हम नापेंगे। फिर 1 इंच को नाप करके हम क्या करेंगे, जो कंपास का पॉइंट है वो 0 पे रखेंगे, और यहाँ पर 1 पर एक कट लगा देंगे, ठीक है। तो इस जो ये जो लेंथ है इसको आप मान लो कि ये क्या है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर पर हम कट लगा देंगे कंपास से, ऐसे करके, ठीक है। पहले स्केल पे नाप लेंगे, फिर यहाँ पर 0 पे रखेंगे इसका जो टिप है, फिर यहाँ पे कट लगा देंगे 1 सेंटीमीटर पे। यहाँ पर कट भी लगा दे दीदू। अब क्या करें, अब क्या करना है, बस इस 0 से इस कट को मिला दो, 0 से ये कट भी मिला दिया। अब ये जो चीज आपके पास आई है ना, ये जो लाइन आई है हाइपोटेनस, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √5 हो जाएगी। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या थी, √5 थी। तो ये हमने यहाँ पर √5 को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस √5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें वो भी बताती हूँ। अब हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना जो कंपास है ना उसकी जो टॉप टिप होती है उसको 0 पे रखेंगे, उसकी जो पेंसिल वाली नोक है उसको यहाँ पे 1 पे रखेंगे। फिर यहाँ पर ऐसे रख करके एक ऐसे निशान लगाएंगे, नीचे को ऐसे नीचे को निशान लगाएंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है। ऐसे नीचे को निशान लगाएंगे, और ये जो पॉइंट हो जाएगा ना आपका, ये वाला जो पॉइंट है जहां पर निशान लगा है, ये हो जाएगा आपका √5, ये हो जाएगा आपका √5। आगे बात समझ में। हमने क्या करा, कुछ नहीं करा। हमने सबसे पहले बेस, हमने देखा बेस 2 था, 2 पर हमने जाकर के बेस लगाया, फिर वहां पर एक परपेंडिकुलर बनाया। परपेंडिकुलर बनाने के बाद में हमने 0 से जो है, पहले तो क्या करा, स्केल के ऊपर 1 सेंटीमीटर हमने नापा, फिर 0 से 1 सेंटीमीटर पर यहाँ पर परपेंडिकुलर पर कट लगा दिया। उसके बाद में दोनों लाइन्स को ज्वाइन कर दिया। फिर हमने क्या करा, हमने जो है कंपास की जो नोक थी वो यहाँ पे 0 पे रखी, जो पेंसिल की टिप थी वो वहाँ पे 1 पे रखी। फिर हमने जो है नीचे की साइड में कट लगा दिया, हमारा जो है √5
हो गया यहाँ पे जनरेट। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गया। हमने √5 को जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं √5 वाले या सॉरी जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इरेशनल नंबर वाले, उन सभी को करने का तरीका यही होता है। आपको इसी सेम प्रोसेस से जो है उन सभी को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें यहाँ पे गिवन है क्लासरूम एक्टिविटी कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। हमें क्या बोल रहा है कि भाई क्लासरूम की एक्टिविटी है, तो चलो भाई क्लासरूम में जाके करो, यहाँ पे क्यों कर रहे हो, मजाक कर रही हूँ, यहीं पे कराने वाली हूँ। तो हमसे बोला जा रहा है कि कंस्ट्रक्ट करना है हमें एक स्क्वायर रूट स्पाइरल। तो भाई अब ये होता क्या है, चलो मैं बताती हूँ, पहले हम जो है इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो स्क्वायर रूट स्पाइरल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √4 हो गया, √5 हो गया, सो ऑन चलता जाएगा। इनका हमें क्या करना है, एक स्क्वायर रूट कंस्ट्रक्ट करना है। अब इसका मतलब क्या है भाई, इन सभी को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है और कुछ नहीं करना है यार। ऐसे ही पता नहीं क्या बनाते रहते हैं पागल इंसानों को, छोटे छोटे बच्चों को तंग किया हुआ है हमें 9th क्लास के बच्चों को, है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही चीज़ जो हमने ऊपर करी थी थर्ड वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 5 सो ऑन चलता जाएगा। अब देखो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। अब सबसे पहले मगर आपसे बोलूँ कि √2 को जो है आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे करोगे, पाइथागोरस थ्योरम से करोगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर भी हमें 1 लेना पड़ेगा और बेस भी हमें 1 लेना पड़ेगा। अब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम आपको याद रखनी है, ये क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस में बेस क्या है, बेस भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा। यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा आपका 2। अब हाइपोटेनस का ये स्क्वायर को जो है इक्वल के दूसरी साइड भेजेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रूट, यहाँ पे हो जाएगा √2। हाइपोटेनस आ गया हमारे पास में √2। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से बेस नापो आप, बेस क्या है 1 सेंटीमीटर है ना, तो 0 से हम चलेंगे, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पर हम रुक जाएंगे, यहाँ पर हम बना देंगे बेस। अब बेस जब हमें पता चल जाए तो हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर वहाँ पर जो है जनरेट करते हैं। हमने एक परपेंडिकुलर भी बना दिया, ये है 90 डिग्री एंगल। अब जब हमें परपेंडिकुलर का पता चल जाए तो हम क्या करते हैं, 0 पे हम अपनी पहले हम क्या करते हैं, स्केल उठाते हैं, स्केल पे देखते हैं परपेंडिकुलर कितने मीटर का है, मीटर का नहीं सेंटीमीटर का। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का है, तो स्केल के ऊपर हम 1 सेंटीमीटर को पहले नापेंगे, फिर क्या करेंगे, जो आपकी कंपास की जो टिप है उसको यहाँ पे रखेंगे, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का निशान लगाएंगे, परपेंडिकुलर पे 1 सेंटीमीटर का निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैंने 1 सेंटीमीटर का निशान लगा दिया परपेंडिकुलर पे। फिर क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। अब ये जो आपको मिला है ना, ये क्या मिला है, √2 मिला है, ये जो लाइन है ये क्या है, √2 की लाइन है। अब इसको हम कैसे यहाँ पे लिखेंगे, अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, कंपास की टिप को यहाँ पे रखेंगे, पेंसिल की नोक को यहाँ पे रखेंगे और नीचे जो है एक निशान लगा देंगे छोटा सा। तो यहाँ पर ये जो निशान लगा है ये क्या है आपका, ये है √2 पॉइंट, ये क्या है, √2 पॉइंट है। यहाँ पर समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, √3 के लिए ऐसे जनरेट करेंगे, √3 को जो है यहाँ पर हम बनाएंगे। तो √3 के लिए अब मैं क्या करूंगी ना, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे बना दूंगी। यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर बना दिया, ये क्या है 90 डिग्री एंगल है कि नहीं है, ये वाला बताओ मुझे, 90 डिग्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है भाई, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर जनरेट कर दिया। अब यहाँ पे भी क्या होगा, 1 सेंटीमीटर का निशान लगाएंगे, ठीक है, उसको जो है इससे मिलवा देंगे। फिर ऐसे जो है यहाँ पे किस कहीं जगह पे जो है वो निशान बन जाएगा। ऐसे ही फिर हम क्या करेंगे, √4 के लिए स्पाइरल जनरेट करने के लिए यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। फिर इस परपेंडिकुलर पे भी हम जो है 1 सेंटीमीटर का निशान लगाएंगे, उसको भी 0 से जो है यहाँ पे टच करेंगे। फिर से हम परपेंडिकुलर बनाएंगे, फिर से जो है निशान लगाएंगे, फिर से 0 पे आएगा, फिर से परपेंडिकुलर, फिर से निशान, फिर से परपेंडिकुलर, फिर से निशान। तो ऐसे करके क्या हो जाएगा, एक स्पाइरल जनरेट हो जाएगा, मतलब एक गोला बन जाएगा। स्पाइरल का मतलब होता है गोला बनाना, तो ऐसे एक गोला सा बनाना है आपको। तो यहाँ पर ये फिर से मैंने परपेंडिकुलर बनाया, फिर से निशान लगाया, फिर से ये जनरेट हो जाएगा, फिर से यहाँ पे परपेंडिकुलर बनेगा, फिर से निशान लगेगा, फिर से ये जनरेट हो जाएगा। तो ऐसे कर करके क्या हो जाएगा, एक स्पाइरल जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, वैसा सा स्पाइरल जो है हमें यहाँ पे जनरेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर आपकी जो एक्सरसाइज 1.2 है वो कंप्लीट हो जाती है। होप सो मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो यार वीडियो को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।